अभी हम लोग बात करने वाले इन्फ्लेशन के बारे में। तो पहले हम मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन अ सिंपल केस इन्फ्लेशन मीन्स द राइज ऑफ जनरल प्राइस लेवल। इट्स अ मॉनेटरी इवेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसमें ना ज्यादातर चीजों की प्राइस बढ़ जाती है। तो इसमें से आप कोई भी एक डेफिनेशन याद कर सकते हो। तो हम एक बार देख लेते हैं। अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। यानी डिमांड बढ़ना बट गुड्स पे, हाँ, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा बढ़ जाए तो वो इन्फ्लेशन है। ये एक है। और फिर इन्फ्लेशन इज सेड टू बी ओकर व्हेन अ मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन द रियल इनकम। यानी जो मॉनेटरी इनकम है वो रियल इनकम से ज्यादा, ये हार्ड लग रही है, ये कैंसिल करते हैं। अब ये देखो, द रियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड व्हेन इंक्रीजिंग मनी बियॉन्ड द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। ये भी फालतू है, तो ये इजी है, तो ये करेंगे। द सिचुएशन में डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन 5 पॉइंट हमने किए। तो पहले है कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल, यानी प्राइस लेवल पे बढ़ता रहता है। प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक, हर एक सेक्टर इफेक्ट होती है इन्फ्लेशन के कारण। फिर द परचेजिंग पावर ऑफ मॉनेटरी डिक्रीज, यानी मनी की परचेजिंग पावर कम होती है। फिर देयर इज अ राइज इन प्राइस लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। और जब भी आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी सबकी जब भी प्राइस ये सब एम्प्लॉयमेंट होती है, तो यानी एम्प्लॉयमेंट जब भी ज्यादा होती है तो प्राइस लेवल ज्यादा होती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा तो खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा, ज्यादा पैसे यानी यानी प्राइस ज्यादा। तो कीपिंग कंट्रोल ओवर इंक्रीजिंग प्राइस लेवल द लूज एंड लॉस इज कंसिडर्ड इन्फ्लेशन। यानी अभी जब भी ज्यादा प्राइस लेस होती है ना, तो लॉस हो जाते हैं। जैसे भी बीच में कोरोना का आया था, तो उसमें क्या हुआ था, कैसे लॉ कर दिया था कि कोई भी टीचर नहीं, कोई भी सैनिटाइजर 30 रुपए से ज्यादा, यानी मतलब 60 रुपीज से ज्यादा एमआरपी का नहीं बिकेगा। तो ऐसा सब लॉ लगा दिया था इन्फ्लेशन करने के लिए। तो इन्फ्लेशन के रीजन इज इंक्रीज इन डिमांड, यानी डिमांड बढ़ जाती है अचानक। भाई इसके 3 रीजन है। तो इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीजिंग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड ओवर पॉपुलेशन। जब भी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, देखो अभी जैसा इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, यानी ये मार्केट है समझो। मार्केट में पैसे बढ़ गए हैं, अभी मार्केट में अभी सबके पास 1000 है। 1000 डिवाइड बाय जितने लोग हैं, अभी इस मार्केट में 100 रुपए 100 लोग काम करते हैं, तो सबके पास 10 रुपए है। तो क्या होगा, सब 10 रुपए खर्चेंगे। तो अभी कुछ कुछ लोगों के पास ज्यादा रुपए आएंगे, तो वो लोग एक ही चीज का ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। जैसे अभी 10 की समझो लिमिटेड स्टॉक है, ये दुकान है, तो इसमें कुछ भी वैरायटी की 5 है, और यहाँ पे 10 लोगों को चाहिए। तो जो 5 सबसे ज्यादा पैसे दे सकते हैं वो खरीद लेंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, वैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो वैसे जब भी सबके पास पैसे ज्यादा होते हैं तभी इन्फ्लेशन होता है। तो जब भी पब्लिक के पास एक्सपेंस करने के लिए ज्यादा पैसे होते हैं तभी इन्फ्लेशन होता है। फिर ओवर पॉपुलेशन, फिर जब भी ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो डिमांड बढ़ती है। अभी इसी चीज पे डिमांड की सप्लाई तो सिमिलरली लिमिटेड ही रहेगी, तो इसके कारण भी प्राइस बढ़ा देते हैं। तो जो अफोर्ड कर पाते हैं वो कर लेते हैं, फिर नहीं, जो नहीं कर पाते वो लोग यूज नहीं करते। फिर दूसरा है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर रीजन। यानी मतलब जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, यानी जैसा भी कुछ चीज बनाने के लिए आपको 10 रुपए लगती थी, फिर वो बिकती थी 50 रुपए में। 10 और 50, और यही चीज अगर बनाने में 15 रुपए लगी, तो इन सब के बीच कमीशन कम हो जाएगा। तो ये इसमें भी 5 की जगह 10 रुपए बढ़ा देंगे, ये 60 कर देंगे एमआरपी। तो यही होता है। ये किस किस के कारण ये 10 से 15 हो गई, ये रीजन है ये तीनों। तो एक तो स्कैरसिटी, यानी कुछ कुछ चीजें कम हो जाना। यानी अभी जैसे अभी जैसे अभी देख रहे हो कोल कम हो रहा है, तो अभी उसकी स्कैरसिटी है, तो उसके कारण कोल के भाव बढ़ रहे हैं। कोल के भाव बढ़ेंगे तो पूरा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट तो ये इज 50 का 60 रुपीज होगा। तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, यानी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देना। यानी अभी कुछ चीज इम्पोर्ट हो रही है जैसे, और उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा चार्ज करना, तो वो ज्यादा चार्ज करेंगे तो वो उसे कवर करने के लिए एमआरपी बढ़ाएंगे तो फिर प्राइस बढ़ेगी। फिर टैक्सेशन पॉलिसी, अब कुछ कुछ पॉलिसी में जैसे जीएसटी वीएसटी लागू हो गया, तो बिजनेसमैन को अभी 18% देना पड़ता है। तो 18% किधर से कवर करेंगे, तो ये भी 60 रुपीज में से कवर करेंगे। तो इस प्रकार ये मेन रीजन है। ये जो भी मैंने बोला फटाफट रिवीजन के लिए था।
अभी हम लोग फटाफट चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 2 चीजों में डिवाइड है, एक तो है इन्फ्लेशन और एक है मनी। तो इन्फ्लेशन में आपको क्या क्या पढ़ना था? इन्फ्लेशन, मीनिंग, रीजन, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजन, रीजन एंड हाँ, ये दो चीजें पढ़नी थी। हाँ, तो और मनी में आपको क्या क्या पढ़ना था एक बार चेक कर लेते हैं। मनी में भी आपने पूरा बैटर सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मनी, फिर मनी फंक्शन टाइप। ओके, तो मनी में आपने क्या क्या पढ़ा? तो पहले तो आगे बैटर सिस्टम पढ़ा, बैटर सिस्टम पढ़ा, फिर इवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ा, इवोल्यूशन मनी बैटर सिस्टम, ये दो चीज। फिर तीसरी हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ मनी, फिर एक फंक्शंस ऑफ मनी। तो अभी शिफ्ट करते एक एक को कि क्या एक एक में क्या था। तो बैटर सिस्टम में क्या था कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस वगैरह है, बिना किसी की चीज के, मीडिएटर के बिना कोई भी चीज एक्सचेंज हो जाती है। फिर मनी कैसे डेवलपमेंट, मनी डेवलप हुई थी सबसे पहले लोग बैटर सिस्टम कर रहे थे, एक चीज के बदले दो चीज। फिर यहाँ पे एनिमल्स को यूज करने लगे। हाँ, फिर एनिमल्स यूज करने लगे। तो अभी जैसे इसके भी बहुत सारे रीजन, बहुत सारे फ्लॉज थे, जैसे कि एनिमल मॉर्टल होते हैं, फिर मेंटेनेंस होती है, मैनुअल वेल्थ की जैसे स्टोर नहीं कर सकते, तो इसके कारण मेटल, फिर मिनरल्स, कमोडिटी यानी गोल्ड, वो सब हो गया। तो कमोडिटी यानी गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, तो ये सब के कारण प्रेशियस मेटल वगैरह यूज होने लगे। ये सब हुआ। तो फिर इसमें भी बहुत सारे फ्लॉज थे, तो फिर कॉइन्स निकाले। तो कुछ कुछ किंगडम से चालू हुआ, फिर पूरे इंडिया में फैल गया। कॉइन्स के बाद हमारे करेंसी निकले, ये 2000 की गड्डी है। हाँ, तो 2000 ये हुए। फिर जाके प्लास्टिक और पेपर मनी निकली। बैंक, पहले तो बैंक मनी निकली। तो फिर आके अभी पेपर मनी पे रुके हैं कि दो टाइप के कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड, हाँ। तो ये हमने पढ़ लिया। फिर आगे फंक्शंस ऑफ मनी। तो मनी की पहले मीनिंग क्या है? मनी इज दैट विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी एज अ मीडिएटर। यहाँ पे मनी थोड़ा सही नहीं लग रहा मुझे, तो ये हटा दो। अ थिंग दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मनी एज अ मीडिएटर, यानी ये नहीं, ये रहने देते हैं, इससे ज्यादा गलत ये यहाँ पे रख रहा है। तो फंक्शन ये कट कर दे, तो देखो, मनी इज द थिंग दैट परफॉर्म द फंक्शन एज अ मीडिएटर ऑफ एक्सचेंज। फिर मार्शल, फिर हम दोनों में से एक कोई भी करने देते हैं। व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, फंक्शन क्या, तो एकदम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी ये में दो चीज के बदले एक्सचेंज हो सकता है। फिर स्टोर वैल्यू, यानी कुछ भी चीज को स्टोर कर सकते हैं। फिर मेजरमेंट वैल्यू, यानी कुछ भी चीज मेजर करना तो हो सकता है। फिर यानी डिफरेंट पेमेंट, यानी अलग पेमेंट की तरीका हो गया। फिर ये हमने देख लिया पूरा। फिर आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अभी भी पढ़ते, फिर भी पढ़ लेते हैं। जब भी मतलब हर चीज की, जो भी गुड्स एंड सर्विस है, उन सब की प्राइस बढ़ती है, तो वो होती है इन्फ्लेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन्फ्लेशन की? एक तो कांस्टेंट प्राइस राइज। अभी पहले वड़ा पाव है ना, मम्मी पापा के टाइम में वड़ा पाव समोसा 2 रुपए में मिलता था, अभी के टाइम में 10 या 20 रुपए, 20 रुपए का हो गया। आज से 5 साल पहले 10 रुपए का होता था। ये 10 साल नहीं, मम्मी पापा हमारे एजुकेशन में कम से कम 30 ईयर्स का गैप है। तो 30 ईयर्स में 2 रुपीज कन्वर्ट हो गए 20 रुपीज में। तो ये इन्फ्लेशन का कमाल। तो फिर प्राइसेस इन ऑल सेक्टर, ये खाली वड़ा पाव में नहीं बढ़ा होगा, हर एक सेक्टर में बढ़ा होगा। तो ये है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। पहले दो 10 रुपए में पूरा राशन आ जाता था मम्मी पापा के समय में। अभी जाना हो तो 1000 रुपए से कम लगेगा एक महीने के राशन के लिए। कब कब तो 50 5 हजार तक लग जाते हैं। तो ये है। फिर राइज इन लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अब सबको एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो प्राइस राइज होगा, यानी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो प्राइस अपना बढ़ने वाली है। तो फिर कीप कंट्रोल तो गवर्नमेंट लॉ करती है, कंट्रोल करने के लिए लॉ।
देखा क्या है, रिवीजन हो गया, बेटर सिस्टम वगैरह हो गया। थैंक यू। सॉरी।